हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका बायो टीचर और एक बार फिर से आपकी बायो क्लास के लिए बिल्कुल हाजिर हुआ हूं। और अभी अपना चलेगा आज प्रोटीन सिंथेसिस। क्या चलेगा? प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं। ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस वाले प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहले समझो इसको। एमिनो एसिड को पॉलीमराइज किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, है ना। एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाया जाएगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। और बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और वही पॉलीपेप्टाइड रॉ मटेरियल होता है प्रोटीन का। मतलब उसी का मॉडिफिकेशन होगा तो क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। समझ रहे हो? पहले देखो, एक आउटलाइन हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है। सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस। अभी यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो सेल में यहाँ न्यूक्लियस है बच्चों, ये देख लो, ये जो हुआ ये न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? जगह जगह पे न्यूक्लियर पोर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। चलो उसको भी बना दो। ये न्यूक्लियस बन गया, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा क्रोमोजोम। ध्यान से देखो, ये क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। ये डीएनए है बेटा, देखो ये डीएनए है। और डीएनए के स्टैंड पे क्या बनता है? डीएनए के स्टैंड पे बन गया एमआरएनए। क्या बना? ये बना एमआरएनए। एमआरएनए बना। और एमआरएनए क्या करेगा? इस न्यूक्लियर पोर से निकलता हुआ आएगा और निकलने के बाद यहां पे देखो क्या है? राइबोसोम से आके सटेगा। ये राइबोसोम से आके लग गया, राइबोसोम से लगा, मतलब बीच में क्या है? एमआरएनए है। देखो बीच में एमआरएनए है और राइबोसोम उसके ऊपर लगा हुआ है। और यहीं पे क्या हो रहा है? प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है। पॉलीपेप्टाइड यहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ये देख लो, ये सब क्या है? ये सभी पॉलीपेप्टाइड का चेन ग्रोथ हो रहा है। तो ये आरएनए का क्या है? ये देख रहे हो, ये आरएनए का 5 इंड है, ये आरएनए का 3rd इंड है। 3rd इंड के तरफ वाला जो पॉलीपेप्टाइड बना, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये देखो पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ये भी क्या है? ये भी तो पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ एक ही अमीनो एसिड जुड़ा है, बाकी ये सभी भी तो पॉलीपेप्टाइड हैं। ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी एक ही अमीनो एसिड यहाँ पे है। एक और जोड़ लो तो बन जाएगा, वो भी आ जाएगा। एक और जोड़ लो तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 जोड़ लो, इधर 4 जोड़ लो, और ऐसे बढ़ाओ जितना बढ़ाना है। तो ये भी तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। समझ रहे हो? तो क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसे राइबोसोम के ऊपर में पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। जब पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा तो बनने के बाद क्या होगा? ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज हुआ, देखो रिलीज हो गया। पॉलीपेप्टाइड क्या हुआ? रिलीज हो गया। रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद में ये सेल का पार्ट बन जाएगा।
डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, लग जाएगा ये, जैसा ज़रूरत बनेगा पड़ेगा। या तो एंजाइम बना ले, हार्मोन बना ले, या कोई और चीज़, कोई और सेल ऑर्गेनेल में जाके लग जाए वो, ठीक है, उसका यूज हो जाएगा, मतलब कि इसका यूज हो जाएगा। अब प्रोटीन इसीलिए बनता भी है क्योंकि हमारे प्रोटोप्लाज्म का जो 70% पार्ट होता है ड्राई मास का, प्रोटोप्लाज्म से वाटर को निकाल दो और जो ड्राई मास बचा उसका 70% पार्ट प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन होगा तो ये जो पॉलीपेप्टाइड होगा, पॉलीपेप्टाइड का मॉडिफिकेशन होगा। किस फॉर्म में होगा मॉडिफिकेशन? पॉलीपेप्टाइड का मॉडिफिकेशन होगा प्रोटीन के फॉर्म में। देखो ये मॉडिफाई करके प्रोटीन बन गया। क्या बन गया? प्रोटीन बना। अब इसका यूज होगा डिफरेंट सेलुलर वर्क के लिए, क्या होगा, यूज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समरी है आपका क्या, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब एक एक करके कि पहले देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें कौन से चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला तो रॉ मटेरियल एमिनो एसिड का। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए पहले एमिनो एसिड की ज़रूरत है, एमिनो एसिड, समझ रहे हो, एमिनो एसिड की ज़रूरत है। दूसरा एक एमिनो एसिड ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट एमिनो एसिड का है। दूसरा रिक्वायरमेंट किसकी है? दूसरा रिक्वायरमेंट है mRNA का। किसका? mRNA का, क्योंकि इसी mRNA के ऊपर मैं बता चुका हूं मैं कि इसी mRNA के ऊपर क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है, और जेनेटिक कोड ही तो स्पेसिफाई करता है एमिनो एसिड को। इसलिए mRNA का भी होना बच्चों काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, mRNA का भी होना ज़रूरी है। तो ये अपना हो गया mRNA, ये देख लो mRNA। और थर्ड mRNA के बाद अब वो फैक्ट्री कौन सा है जहाँ पे बनेगा, तो उस फैक्ट्री का नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम को भी ज़रूरत है, राइबोसोम की भी ज़रूरत है, तो राइबोसोम्स। और फोर्थ अब देख लो एमिनो एसिड रहते कहाँ है, तो एमिनो एसिड पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म। देख लो एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो एमिनो एसिड को यहाँ तक लाने का कौन काम करता है, एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम तक कौन ले जाएगा, तो एमिनो एसिड को कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरी करने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैरी करने के लिए tRNA होता है। क्या होता है? कैरी करने के लिए tRNA होता है। ये एमिनो एसिड को कैरी करने के लिए क्या होगा, tRNA। tRNA इसको कैरी करके ले जाएगा कहाँ तक, tRNA। अब यूँ बोले तो tRNA का शेप भी बना लो। देखो एमिनो एसिड को ये tRNA है, tRNA क्या हुआ, यहाँ से साइटोप्लाज्म से उसको लोड करके और कैरी करके ले गया कहाँ, प्रोटीन सिंथेसिस वाले साइट पे। देखो प्रोटीन सिंथेसिस वाले साइट पे क्या हुआ, ये tRNA इसको कैरी करके ले जा रहा है। देखो ले जा रहा है। तो मतलब कि फोर्थ पॉइंट क्या हुआ कि हमें tRNA की भी ज़रूरत है। देख लो भाई कितनी चीज़ की ज़रूरत है प्रोटीन सिंथेसिस में, एक tRNA की भी यहाँ पे ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। चलो tRNA मिल गया। अब tRNA के बाद में सब कुछ अब मिल गया आपका। अब हमको बनाना है एमिनो एसिड का पॉलीमर, मतलब पॉलीपेप्टाइड बनाना है, और वही पॉलीपेप्टाइड बन के क्या होगा, कन्वर्ट होगा प्रोटीन में। समझ रहे हो? तो आखिर क्या करोगे, एमिनो एसिड इतना रिक्वायरमेंट है, इतना क्या है, इतना लिख लो रिक्वायरमेंट, इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। और इनके साथ साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एंजाइम की भी, पांचवा एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। 3, 4 और 5, 4 नंबर में tRNA आ जाएगा। अब 5वें नंबर में एंजाइम क्या आ जाएगा, एंजाइम्स का भी जरूरत पड़ेगा। इतना रिक्वायरमेंट है, इतना क्या है, इतना रिक्वायरमेंट है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, इतने रहेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक। अब देखो, अब जब इतने चीज़ ज़रूरत है तो प्रोटीन सिंथेसिस पूरा अब डिटेल में चला जाए, कैसे कैसे होगा, क्या होने वाला है इसमें भाई।
तो पहले समझो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मतलब होता है पॉलीमेराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। एमिनो एसिड का पॉलीमेराइजेशन पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिफाइन द ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज डिफाइंड इन दिस वे, पॉलीमेराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स का पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। एमिनो एसिड्स इनटू पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज, क्या बोलते हैं? इज नोन एज ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन में क्या होता है? एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो क्या लिखेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। पेप्टाइड, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो लिख लो पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स को पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज ही बोलो तो बेहतर है। पेप्टाइड लिंकेज, लिंकेज ब्रैकेट में बॉन्ड्स लिख लो, ठीक है। बॉन्ड्स आर फॉर्म between two amino acids, मतलब दो एमिनो एसिड के बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ध्यान से समझो भाई, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स या टू क्या? बिटवीन द एमिनो एसिड, ऐसा लिख लो, बिटवीन द एमिनो एसिड्स। दो ही नहीं, एमिनो एसिड के बीच में जितने भी एमिनो एसिड आएंगे सब के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज और बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन द एमिनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। क्या होगा? क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। समझ गए? अब देखो, तो पेप्टाइड बॉन्ड को समझने के लिए आपको एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना होगा, ठीक ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड पहले देख लो क्या होता है भाई। तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक कार्बन चेन होगा, जैसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या होता है? ग्लाइसिन होता है। देखो सी है, ग्लाइसिन सी। अब सी के बाद क्या करोगे? एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप NH2, N और H2। देखो एमिनो और एसिड, एमिनो और एसिड, ठीक है। और कार्बन का जो बचा हुआ वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो। तो सेटिस्फाई करने के लिए H और ये H, ये सबसे सिंपलेस्ट। समझ लो, यहाँ पे आप R भी या G भी लिख सकते हैं। जी मतलब अब डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे आएगा तो डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड बनता चला जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप में सबसे सिंपलेस्ट हम मानते हैं क्या? सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो होता है, यहाँ पे H रख दोगे, एक और H तो हो जाएगा ग्लाइसिन। तो अब ये मान लो कि ये एक डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे एक H है, ये एमिनो एसिड का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इस बीच वाले चीज़ को, इतना वाले चीज़ को, चूँकि देखो इतना वाले चीज़ को हम A से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको बोल देते हैं A। क्या बोल देते हैं? इसको A बोल देते हैं। आसानी हो जिससे स्टडी में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चल नहीं रहा है, जस्ट आपका बायोकेमिस्ट्री चल रहा है। तो इसको A मान लेते हैं। तो A मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये NH2 हो गया। बोले सर लिख रहे हैं H2N बोलते हैं NH2, और ये A हो गया, और A के बाद COOH। ये देख लो, ये ध्यान से देखो। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एमीन ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं?
एमिनो एसिड, ध्यान से, ये एमिनो एसिड बोलेंगे। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये COOH, देखो COH है, एमिनो एसिड, ये A है और ये NH2 है, ध्यान से। मतलब कि पहले एमिनो एसिड का, ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट दे दो, एमिनो एसिड फर्स्ट, पहले एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड, दूसरे एमिनो एसिड का HOOC और A2 और फिर NH2, ध्यान से समझो इसको। देखो फर्स्ट पहले एमिनो, फॉर्मर एमिनो एसिड का एमाइन ग्रुप और नेक्स्ट एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझ गए। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब आपस में ये दोनों रिएक्ट करेगा, एमाइन और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और रिएक्ट करने के बाद में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, तो वहां पे एक लिंकेज बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, देखो इस NH2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, NH2 को NHH ऐसे लिख सकते हैं भाई, NH2 एक H 2 H हो गया। अब ये जो H है, ध्यान से देखो, ये H, ये H, ये OH, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकाला, H2O निकाल दिया। H2O जब निकाल दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या बनेगा, HOOC, और ये पहला एमिनो एसिड का A1 पार्ट, और ये क्या रहा, ये तो N और H रह गया, तो ये NH हो गया, समझ रहे हो, NH, और यहाँ से OC, NHOC, ठीक है। NHOC के बाद क्या बन जाएगा, दूसरा एमिनो एसिड का कार्बन स्केलेटन वाला पार्ट, और फिर क्या बन गया, NH2 बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो लिंकेज बना, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ रहा है, देख रहे हो, जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, ये लिंकेज बना NHOC, ठीक। इसी लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। आप लोग लिंकेज लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, पेप्टाइड लिंकेज। और हमेशा देखो पहले वाला क्या था, पहले वाला का NH2 ग्रुप, पहले वाले का NH2 ग्रुप और दूसरे वाले का COH ग्रुप, तो अब इससे भी जुड़ना चाहेगा तो फिर देखो पहले वाले का NH2 फ्री है और आगे वाला फिर एक एमिनो एसिड जुड़ेगा, तो उस एमिनो एसिड का COH ग्रुप उससे जुड़ जाएगा, तो एक और पेप्टाइड बन सकता है इसी तरीके से, समझ रहे हो। तो ऐसे अब पेप्टाइड बॉन्ड का केमिकल स्ट्रक्चर देख लो, इस पेप्टाइड बॉन्ड का क्या कैसा मतलब स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन देखेंगे ध्यान से। देखो पेप्टाइड लिंकेज क्या है, NH है, तो N और H कर दिया, और क्या है, NH के बाद में O और C है, तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर डैश। एक्चुअली ये पेप्टाइड लिंकेज है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। ये जो हो गया, ये पूरा कंप्लीट पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज ये पूरा कंप्लीट बन गया, देख लो, समझ रहे हो। और इसी को ऐसे भी बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O N और H, ऐसे भी, ये बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि बच्चों इसमें कोई अंतर नहीं होता, चाहे ऐसा बोल दो या ऐसा बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। ये दोनों ही पेप्टाइड लिंकेज हो गए। चलो अब 3-4 एमिनो एसिड लिया जाए, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बनाना है, 2 एमिनो एसिड के बीच में आप पेप्टाइड बॉन्ड देख रहे हैं, अब बहुत सारे एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड देखना बाकी रह गया है, उसको देख लिया जाए। तो उसको कैसे देखेंगे, तो बहुत सारे एमिनो एसिड को लो और जोड़ने की कोशिश करो, तो अपने आप दिख जाएगा। देखो ध्यान से, तो हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना है कि पहले वाले एमिनो एसिड का क्या चीज बोलो, क्या, NH2, और दूसरे वाले का COOH, समझ रहे हो, पहले वाले का NH2 और दूसरे वाले को
दूसरे वाले का COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये टेक पार्ट करेगा रिएक्शन में। जैसे देखो हम A1 लिखते हैं, तो A1 का NH2 कैसे लिखेंगे? NH लिख दो और H लिख दो, और यहाँ इसका क्या हो गया? COOH। ठीक, अब देखो NH ऐसे लिख लो, अब इसका क्या हो जाएगा? HOOC और A2 एमिनो एसिड दूसरा, और NH और H, फिर क्या? HOOC और फिर एमिनो एसिड थर्ड और NH और H, फिर HOOC, फिर एमिनो एसिड फोर्थ NH। ठीक है, देखो अब क्या होगा? H2 निकालो, वाटर निकालेंगे, तो ये H और ये OH मिलके बन गया H2O, निकल गया वो। ये H और ये OH, ये क्या निकाल लिया? H2O निकाल लिया, देखो H2O निकाल रहा है। ठीक है, अब ये H और ये OH ये मिलके क्या किया? H2O निकाल लिया। अब देखो हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे हमारा बन जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों HOOC एमिनो एसिड नंबर 1, ठीक है, और NH, ये NH है, NHCO, NHOC है, एक्चुअली CO है वो। ठीक है, बोले नहीं सर OC, तो रख लो OC, कोई बात नहीं है भाई। NH है तो C डबल बॉन्ड O है, कंडेंस फार्मूला में OC आया है, कोई अंतर नहीं, तो NHCO A2, ठीक है, और फिर NHC डबल बॉन्ड O A3, और फिर NHC डबल बॉन्ड O A4 और NH2। ध्यान से ये देखो, ये देखो पॉलीपेप्टाइड बन गया बेटा। कैसे बन गया? अब ये जो लिंकेज है यहाँ पे A1 और A2 के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज हुआ, और दूसरा पेप्टाइड लिंकेज ये हो गया, समझ गए? और ये A1 और A2 के बीच में, A2 A3 के बीच में, A3 और A4 के बीच में क्या है? पेप्टाइड लिंकेज बन गया। तो क्या पॉलीपेप्टाइड हुआ ना? यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, इसलिए यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? पूरे को पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक एमिनो एसिड नंबर 1, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा एमिनो एसिड नंबर 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा एमिनो एसिड, यहाँ से यहाँ तक चौथा एमिनो एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड में क्या देख रहे हैं? जब भी पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो एक उसका फ्री एंड पे NH2 ग्रुप रहेगा। खूब चेन बन गया तो चेन के लास्ट में NH2 होगा, चाहे 100 मॉलिक्यूल जुड़ जाए या 1000 मॉलिक्यूल जुड़ जाए, लास्ट में NH2 रहेगा। और एक एंड पे क्या रहेगा? HCOOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। इसको बोलते हैं क्या? एक्चुअली HCOOH है, एक्चुअली COOH ऐसे बोलते हैं, ये वाला है। ठीक है, लेकिन लिंकेज दिखाने के लिए, क्योंकि A1 से कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसको दिखाने के लिए COH को COOH ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, या HOOC, इसको आप लोग समझिएगा। तो एक एंड इसका कार्बोक्सिलिक एंड है और एक एंड क्या है? एमिनो एंड है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एंड। पॉलीपेप्टाइड का एक एंड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एंड होता है, कार्बोक्सिलिक एंड, और एक एंड जो होगा एमिनो एंड होगा, एमिनो एंड होगा। दो इसके सिरे होते हैं, ठीक, दो एक्सट्रीम एंड होंगे, एक एमिन एंड, एक कार्बोक्सिलिक एंड। ये पॉलीपेप्टाइड हो गया। अब इसी का फोल्डिंग होगा, सीट स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा जैसा काम होगा तो वो क्या बन जाता है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड जो बना, इसको प्राइमरी प्रोटीन भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? मतलब एकदम प्रोटीन का सबसे फर्स्ट फॉर्म, न्यू फॉर्म, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन।
ये एक्चुअली प्राइमरी प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है। ये एक्चुअल प्रोटीन नहीं है, नाम दे दिया गया प्राइमरी प्रोटीन, समझ रहे हो। पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में बस एक ही प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन है आपके पास में, आपके बॉडी में, जिसको इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, वो सिंपल पॉलीपेप्टाइड है, ऐसा ही चेन है, ठीक है। बाकी जगहों पे उसका क्या है, मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग होगा, ग्लोबुलर साइज में बन जाएगा, पार्टिकल जैसा बन जाएगा लिपट के, ठीक है। तो वो फॉर्मेट लेगा, डिफरेंट टाइप का फॉर्म लेगा, तब वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटीन में, रियल प्रोटीन में, तब रियल प्रोटीन में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलो अब मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा कि एमिनो एसिड में दो एंड, एक एमीन एंड और एक कार्बोक्सिलिक एंड, और यही दोनों एंड क्या करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, जिससे कि लिंकेज बनता है, और वो पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, और वो पेप्टाइड लिंकेज बहुत सारे बनते हैं, इसीलिए इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, पॉली मतलब क्या होगा, मेनी, और पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड, मेनी पेप्टाइड। पॉली मतलब क्या होगा, मेनी, बहुत, ठीक, और पेप्टाइड। आगे चलते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म समझा जाए, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मैकेनिज्म तो पहले शॉर्ट में इसका समरी समझ लो मैकेनिज्म का, तब डिटेल में चलेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में समरी समझने के लिए क्या करते हैं कि एक होता है, देख लो, राइबोसोम, राइबोसोम के बीच में, दोनों सब यूनिट के बीच में mRNA आकर दब गया, mRNA क्या हो गया, दब गया, ठीक है। ये राइबोसोम का दोनों सब यूनिट है। राइबोसोम में फैक्ट्री मतलब प्लेस है, साइट है, जगह है जहाँ प्रोटीन बनता है, इसलिए आप लोग इसके बारे में लिख भी लीजिए कि राइबोसोम एक्चुअल क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम्स आर फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज और साइट्स, साइट्स फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का क्या है, ये साइट है, राइबोसोम फैक्ट्री है, समझ रहे हो। चलो फैक्ट्री, ये क्या हो गया, mRNA हो गया, mRNA पे क्या है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड है। अब जेनेटिक कोड के बाद क्या हो जाएगा, tRNA यहाँ पे आके लगेगा, क्या लगेगा, tRNA एमिनो एसिड को कैरी करके लाएगा, ये देखो tRNA क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को कैरी करके ला रहा है, एमिनो एसिड, ए लिख दें यहाँ, ए एमिनो एसिड नंबर 1, इसको कैरी करके ले आया। और यहाँ पे ये जेनेटिक कोड से क्या हुआ, पहला जेनेटिक कोड जिसको स्टार्ट और इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं, वहाँ से क्या हुआ, अपने एंटी कोडोन के हेल्प से सट गया, बॉन्ड बना लिया, भाई तभी तो जाकर वहाँ पे जुड़ेगा, तो बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनाने के बाद में अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा आके tRNA लग जाएगा बगल में, जो दूसरे एमिनो एसिड नंबर 2 को कैरी करके ला रहा है, देख लो, एमिनो एसिड नंबर 2 को कैरी करके ला रहा है। अब बताओ क्या होगा, इसका NH2 बताए थे ना, क्या बताया था, पहले का NH2 क्या रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा NH2, और इसका भी NH2 क्या रहेगा, इसका भी NH2 फ्री रहेगा, देख रहे हो, NH2 फ्री रहेगा।
अब क्या होगा यहाँ से, ये देखो जब NH2 यहाँ पे लगा है मतलब tRNA से क्या जुड़ा हुआ है, tRNA से जुड़ा हुआ है उसका कार्बोक्सिलिक एंड, मतलब COOH ग्रुप इधर है। तो पहले का ये देख लो, मतलब आगे वाले का क्या है NH2 और इसका COOH, समझ गए? इसका COH क्या होगा, आके जुड़ जाएगा, यहां पे आके जुड़ा, ठीक है। जब यहां पे आके जुड़ा तो जुड़ने के बाद क्या देख रहे हो, जुड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि अब आगे के पोजीशन में जो होगा हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये देखो ये जुड़ा और जुड़ने के साथ राइबोसोम आगे भी बढ़ा थोड़ा, ये इसका जेनेटिक कोड जो है इनिशिएटर कोडोन स्टार्ट कोडोन आगे निकल गया, क्योंकि राइबोसोम इधर बढ़ रहा है साथ ही साथ। जब उधर बढ़ा तो अब क्या है, ये वाला tRNA यहाँ पे आ गया होगा, डेफिनेटली आ गया होगा। ये जो है ये हुआ, देखो ये वाला A2 है, तो A2 से क्या जुड़ गया, A1 जुड़ा। A1 के पास क्या फ्री है, A1 के पास NH2 फ्री है, ये देख लो NH2, A1 के पास क्या फ्री है, NH2 फ्री है, NH2। तो इसको ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और फिर यहाँ पे एक नया जेनेटिक कोड आ गया, फिर इससे एक नया tRNA क्या होगा, सटेगा, एक नया tRNA यहाँ पे आएगा, एक नया tRNA यहाँ पे आया, तो नया tRNA के बाद क्या हो जाएगा, A3, ये A3 हो जाएगा। अब एक बार फिर से क्या होगा, ये राइबोसोम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड कट के और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसे चेन आगे ग्रो करता रहेगा। अब आगे जो बॉन्ड बनेगा उसमें क्या हो जाएंगे, A1 A2 A3 आ जाएगा, ऐसे लेंथ, चेन का लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यही शॉर्ट समरी है आपके प्रोटीन सिंथेसिस का, समझ रहे हो। और फाइनली अल्टीमेटली बिल्कुल ये सभी ट्रांसलेट होते होते, जितने भी जेनेटिक कोड हैं ये ट्रांसलेट होते होते, देखो ये ट्रांसलेट होते होते क्या हो जाएगा, ये 5th एंड है और ये क्या है, 3rd एंड है, याद रखना। ये 5th एंड क्या हो गया, 3rd एंड। तो 3rd एंड के बाद क्या होगा, जितना ही 3rd एंड के नज़दीक जाएंगे उतना ही पॉलीपेप्टाइड चेन ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा लंबा मिलेगा। और जितना ही 5th एंड के नज़दीक होगा उतना ही ये चेन शॉर्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3rd एंड के नज़दीक जाने का मतलब है कि उतना ही ज़्यादा जेनेटिक कोड क्या हो चुका होगा, जेनेटिक कोड उतना ही ज़्यादा डिकोड हो चुका होगा, अपने आप को एक्सप्लेन कर चुका होगा जेनेटिक कोड, समझ रहे हो। तो उतना ही एमिनो एसिड स्पेसिफाई हो गए होंगे, ठीक है, और उतना ही एमिनो एसिड जुड़े होंगे पॉलीपेप्टाइड में। तो 3 के नज़दीक में जाएगा तो, और 5 के नज़दीक में रहेगा मतलब कि उतना ही कम जेनेटिक कोड को क्या किया गया है, डिकोड किया गया है, मतलब चेन का लेंथ बढ़ा नहीं रहेगा। तो याद रखना कि राइबोसोम्स present near the 5th end is having short length of polypeptide, and the ribosome present near the 3rd end is having long polypeptide chain। क्या हो जाएगा, long polypeptide chain रहेगा। इसको लिख लो, राइबोसोम near the 5th end has polypeptide of short length, ठीक है। और राइबोसोम जो कहाँ प्रेजेंट है, नियर द 3rd एंड, राइबोसोम नियर द 3rd एंड हैज, ठीक।
लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड उसके पास होता है, इसको याद रखना। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक चीज़ ये पूछना है मेरे को कि डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? तो इंटरमीडिएट का काम आरएनए करता है। कैसे? अब देखो इसमें एक चीज़ और बताना है, एक चीज़ और बताना है कि सर आपने स्ट्रक्चर में क्या किया था कि पहले वाले जब एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बताए तो पहले वाले एमिनो एसिड का COOH आप फ्री दिखा रहे थे, ठीक, इसका NH2 इधर फ्री दिखा रहे थे। इसके पहले वाले एमिनो एसिड को NH2, पहले वाले एमिनो एसिड के NH2 को आप इंगेज कर रहे थे दूसरे वाले के कार्बोक्सिलिक एंड से, ठीक है। पहले वाले के NH2 को आप इंगेज कर रहे थे, यहाँ पे पहले वाले का NH2 को आप तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, COOH को यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो होता है वही लिखा गया आपको। यहाँ पे हमने पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किया था कि पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर में एक एंड जो हो जाएगा वो क्या होगा, COOH वाला, और दूसरा एंड NH2 वाला होगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोला था कि राइट एंड या लेफ्ट एंड जो होगा, लेफ्ट एंड जो होगा सो NH2 वाला, और राइट एंड जो होगा COH वाला, या लेफ्ट एंड होगा COH वाला या राइट एंड होगा NH2 वाला। ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा एमिनो एसिड का चेन है, ऐसे कर दो तो एंड चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंड चेंज आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पहले एमिनो एसिड का COOH और दूसरे का NH2 ये बॉन्ड बनाता है, समझ गए? दूसरे का NH2। तो मैं बताया था ना आपको कि क्या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, CONH, ये भी होता है और ये भी होता है, NH C डबल बॉन्ड O, ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। ये दोनों में से कोई पेप्टाइड लिंकेज है, अभी बताया था, तो वही वाला बन जाएगा। इसका COOH देख लो, इसका COH और इसका क्या NH2, तो देखो CONH बन गया, तो यहाँ CONH बनेगा, वो भी तो पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक ना, कि पहले वाले चेन में सर NH2 को इंगेज कर रहे थे, यहाँ पे COH को इंगेज करता हुआ बता रहे हैं। यहाँ जो होता है बताया। अब पहले वाले में हमने चेन, पॉलीपेप्टाइड के चेन का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश किया था आपको। आपको मन करता है तो क्या करो, पहले वाले में NH2 करो, बाद में COH कर लो, वो भी वैसे भी बना सकते हैं। मतलब दोनों ही सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, तो लिख लो DNA और प्रोटीन के बीच में, ये DNA है, ये देखो ये क्या है, DNA है, ठीक है, DNA, ये DNA हो गया बच्चों, DNA से क्या बन गया, लास्ट में प्रोटीन बन रहा है। तो इंटरमीडिएट का काम कौन किया, RNA। इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, RNA। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो RNA लग रहा है दो तरह का लग रहा है, ये mRNA भी लग रहा है और tRNA भी लग रहा है, दोनों इंटरमीडिएट जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, RNA एक्ट एज, क्या लिखेंगे, RNAs एक्ट एज इंटरमीडिएट, क्या, इंटरमीडिएट बिटवीन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के समय में ये इंटरमीडिएट जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। RNA एक्ट एज लाइक इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, देखो इंटरमीडिएट से बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब चलो, अब इनिशिएट करते हैं। कैसे इनिशिएट करेंगे,